साथियों, ट्रेड यूनियन शिविर का अब हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन के अंदर दो वर्ग हैं, मेहनतकश वर्ग और पूंजीपति वर्ग। इसलिए ट्रेड यूनियन के अंदर हमको इस वर्गीय स्थिति को भी अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। दूसरा ये समझना है कि ट्रेड यूनियन इसलिए बनाया गया, ट्रेड यूनियन कानून, ताकि मेहनतकश वर्ग, मजदूर वर्ग की पूंजीपतियों के अत्याचार से, शोषण से, दमन से उनकी सुरक्षा की जा सके। कि ट्रेड यूनियन कानून क्यों बने? ट्रेड यूनियन कानून मालिकों की जो दमन है, अत्याचार है, उसकी सुरक्षा करने के लिए ट्रेड यूनियन कानून बने। तो इस तत्व को भी ट्रेड यूनियन के जो वर्गीय चरित्र है उसके अंदर ध्यान रखना, ये प्रमुख स्तंभ है। अब साथियों में ये जो मेहनतकश वर्ग कौन है, सर्वहारा वर्ग कौन है, जो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग कहा है, आज की तारीख में हम मेहनतकश वर्ग कहते हैं। तो ये मेहनतकश वर्ग कौन है, इसको हम भारतीय दर्शन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे देश को समझना है तो हमको भारतीय दर्शन के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके थोड़ा स्टेटस को समझना पड़ेगा। भारतीय दर्शन के अंदर भी खुले रूप से दो वर्ग हैं, जिसमें एक वर्ग है जो है जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो वर्ग है जिसके पास सारे संसाधनों पर कब्जा है। राजा के पास राजसत्ता है, ब्राह्मण राजा बनेगा या क्षत्रिय बनेगा। व्यापारियों के पास धन का कब्जा है, राजाओं के और ब्राह्मणों के पास जमीन और धन का कब्जा है। तो सारा जो पावर है, ताकत है, वो सारे संसाधनों पे कब्जा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का है वर्ण व्यवस्था के अंदर। बाकी जो मेहनतकश वर्ग है, जिसको उन्होंने शूद्र कहा, शूद्र में वो सारे लोग शामिल हैं जो मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे, जिसके अंदर ओबीसी की सारी जातियां हैं और शूद्र, अतिशूद्र, जो हमारे एससी, एसटी, जो भी बाकी लोग हैं, सब उसमें शामिल हैं। या सीधा ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा सारे शूद्र हैं। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए जो शूद्र थे, शूद्रों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। उनका काम था कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है। उसी सेवा में जो आपको धन मिलेगा, जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको जीवन जीने के संसाधन मिलेंगे, उसी में आपको अपना जीवन का गुजारा करना है। आपको संपत्ति नहीं रखना है, क्योंकि संपत्ति रखेंगे तो फिर आप जो सेवा वाला काम है वो नहीं करोगे। इसलिए घोषित रूप से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये दो तरीके का वर्गीकरण है, जिसको हमको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है। इसी के साथ में ध्यान रखना, संपत्ति का भी वर्गीकरण है। जैसे मैंने बताया आपको कि सारी संपत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास है, और जो शूद्र थे उनको संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था। ये संपत्ति विहीन लोग थे, ताकि ये सिर्फ मेहनत, मजदूरी, काम के ऊपर डिपेंड रहें, उसी से अपने जीवन जीने का गुजारा करें और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा में लगे रहें। ये व्यवस्था लगभग 3000 साल तक चली है। बल्कि हमको ये समझना है केवल दो ही तरीके की जातियां हैं, ऐसे समझ लो। ये वो लोग हैं जिनके पास धन, सत्ता और संसाधनों पर कब्जा है, वो एक जाति के लोग हैं। दूसरा वर्ग वो है जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, जो मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं, तो वो मेहनतकश वर्ग है। ये वर्ण व्यवस्था के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्गीकरण, जिसको हमको ध्यान रखना है। अब दूसरा साथियों जो आगे का विषय है, जिसमें हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो लोग हैं आज की परिस्थिति में, उनको अच्छी तरीके से समझना है कि जैसे ही उद्योगीकरण हुआ, राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई, हमारे देश के अंदर जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने सारे राजाओं का राज खत्म किया। उसके बाद से हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद संविधान बना।
इसके बाद से हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था कायम हुई और इस पूंजीवादी व्यवस्था कायम होने के बाद से वर्गीकरण का चरित्र बदल गया। अब जो है धन संपत्ति संसाधनों पे कब्जा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह पर पूंजीपतियों का हो गया, देशी विदेशी पूंजीपतियों का हो गया। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जगह देशी विदेशी पूंजीपतियों ने ले लिया। अब जो दूसरा वर्ग था, शूद्र थे जो मेहनत कश वर्ग था, अब मेहनत कश वर्ग का चरित्र बदल गया। मेहनत कश वर्ग के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बच्चे मेहनत कश वर्ग में शामिल हो गए। आज की तारीख में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे बड़ी संख्या में कारखानों में मजदूर हैं, स्थायी कर्मचारी हैं और स्टाफ में हैं, यानी मेहनत कश वर्ग के रूप में हैं, सरकारी पदों पर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, गजेस्टेट ऑफिसर हैं। और अभी तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे बड़ी संख्या में मजदूर हैं, यानी वो मेहनत करके मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब जो शूद्र है उसका चरित्र बदल गया है भारतीय दर्शन के हिसाब से, और आज के पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से मेहनत कश वर्ग के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बच्चे इस मेहनत कश वर्ग में शामिल हो गए। यानी अब जो है जब जिसको मेहनत कश वर्ग कहते हैं तो उसको जाति के वर्ण व्यवस्था के दायरे को तोड़ना है। यानी हम मेहनत कश वर्ग कहते ही सभी वर्णों के लोग उसके अंदर आ जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब यह हुआ असल वर्गीकरण। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या सर्वहारा किसको कहा है? जो मेहनत करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जो मेहनत मजदूरी मिलती है उसी से जीवन जीने के संसाधन जुटाता है, वो मेहनत कश वर्ग है। मेहनत कश वर्ग या मेहनत कश जो है कई तरीके से काम करता है। कोई दिमागी काम करता है, कोई फिजिकली काम करता है, कोई दुकानदार के रूप में काम करता है, 8 से 10 घंटे काम करता है, दुकान पे बैठ के काम करता है, सामान बेचता है, पूंजी भी लगाता है और दुकान पे अपना श्रम भी लगाता है। तो जितने तरीके का वर्गीकरण हुआ है, ये वर्गीकरण हमको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है। अब इसी के साथ एक बात समझना है कि हमारे जो साथी हैं कारखानों में और बाकी पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे ही वो कारखानों में रहते हैं या ट्रेड यूनियनों के अंदर रहते हैं, जब तक तो वो मजदूर रहते हैं, और जैसे ही वो ट्रेड यूनियनों से अपने घर जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, तो फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बन जाते हैं। राजनीतिक चेतना में जब राजनीतिक जैसे इलेक्शन होता है तो उस समय उनकी चेतना मेहनत कश वर्ग के मुद्दों पे, नीतियों पे नहीं रहती है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लोग जिस पार्टी में जा रहे होंगे उस पार्टी को वोट करता है वो। मेहनत कश वर्ग की उसकी चेतना मर जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंदर, और ये सबसे बड़ी विकृति है ट्रेड यूनियन नेताओं के अंदर। ट्रेड यूनियन नेताओं के अंदर बड़ी संख्या में इस तरीके के लोग हैं जो ट्रेड यूनियन को केवल ट्रेड यूनियन के अपने मुद्दों का, अपना एग्रीमेंट, अपनी मांग, अपना फायदा उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति को वैचारिक समझ के लिए वो ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन अलग है, राजनीति अलग है। और वो जाके जैसे ही कारखाने से बाहर निकलते हैं, जैसे ही सरकारी ऑफिसों से अपने घर जाते हैं, तो वो फिर वो सब भूल जाते हैं। इसलिए साथियों, इस तत्व को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मेरी बहुत गुजारिश है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनके बच्चों से
बड़ी संख्या में लीडरशिप में लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के लोग, और उनका यह समझ बिल्कुल गलत है जो मैंने आपको समझाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आज की तारीख में यदि वो कर्मचारी है, मजदूर है, तो आप ये समझ लीजिए आपका वर्ण बदल गया है, आप शूद्र वर्ण में शामिल हो गए हैं। आपका वो जो पुराना वर्ण था जिसमें आप राजा संपत्ति और राजाशाही के साथ थे, वो आपका नष्ट हो गया है। तो इस विकृति को सही करना है, हमारे सारे लोगों को सही करना है, और वर्गीय चरित्र को अच्छी तरीके से समझ करके वर्गीय चरित्र के हिसाब से हमको सारी चीजों को जोड़ के आगे चलना है। तो ये है वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हमारे देश में वर्ण व्यवस्था में एक अलग तरीके का था जो मैंने समझाया, और वर्ण व्यवस्था खत्म होने के बाद से, आजादी के बाद पूंजीवादी व्यवस्था कायम होने के बाद से फिर ये दूसरे तरीके का वर्गीकरण हो गया जो मैंने आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनतकश वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का वर्गीय समझ या वर्गीय चरित्र आप समझ गए होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे देश में मेहनतकश वर्ग कौन कौन मेहनतकश वर्ग है। मैं थोड़ा स्पष्ट तरीके से बोल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। मेहनतकश वर्ग का जैसे डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया, वो ये है कि जो भी अपने श्रम से मेहनत करके उससे जो धन पैदा होता है, उस धन से अपने जीवन जीने का संसाधन जुटाता है, वो मेहनतकश वर्ग है, वही सर्वहारा वर्ग है। ये उसका बुनियादी उसका परिभाषा है मेहनतकश वर्ग का, जिसको हमको ध्यान रखना है। हमारे देश के अंदर अब मेहनतकश वर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जैसे कुछ लोग अधिकारी हैं, स्टाफ हैं, मैनेजर हैं, इनको वेतन ज़्यादा मिलता है मगर ये भी मेहनतकश वर्ग के हिस्से हैं। मगर वेतन ज़्यादा मिलता है, संसाधन ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ये मेहनतकश वर्ग की जगह पूंजीपति वर्ग के साथ खड़े होते हैं, पूंजीपति वर्ग का समर्थन करते हैं, तब कि ये मेहनतकश वर्ग हैं। क्योंकि ये कोई मालिक नहीं है, ये भी नौकरी कर रहे हैं मगर इनको श्रम कर रहे हैं, मगर इनको वेतन ज़्यादा मिलता है। तो हमारे जो साथी मैनेजर हैं, स्टाफ में हैं, बड़े पदों पे हैं, या सरकारी विभागों में बड़े पदों पे हैं, अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील हैं, ये जो उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग है, इनको अच्छी तरीके से बात समझने की जरूरत है कि ये मेहनतकश वर्ग हैं और मेहनतकश वर्ग के हिस्से हैं। अब हम दूसरी लेयर में आ जाते हैं। अब मजदूर हैं कारखानों में, जैसे कारखानों में और सरकारी विभागों में। सरकारी विभागों में जो परमानेंट कर्मचारी हैं, स्थायी सरकारी कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों चाहे केंद्र के कर्मचारी हों, इनका भी वेतन बहुत ज़्यादा है आज की परिस्थिति के हिसाब से। तो ये अपने आप को मेहनतकश वर्ग मानते नहीं हैं, ये अपने आप को पूंजीपति वर्ग मानते हैं। ये बड़ा अजीब सा समस्या है, क्योंकि इनके पास गरीब आदमी से थोड़ा ज़्यादा संसाधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, जमीन है, प्लॉट हैं, तो ये अपने आप को पूंजीपति वर्ग समझते हैं। यही स्थिति जो प्राइवेट कारखाने हैं उनके परमानेंट कर्मचारियों का है। बड़े बड़े जो कारखाने हैं, या जो सरकारी बड़े कारखाने हैं या प्राइवेट बड़े कारखाने हैं, उसमें जो भी रेगुलर कर्मचारी परमानेंट वर्कर बचा हुआ है, वो सारे परमानेंट वर्कर अपने को मजदूर या मेहनतकश मानते नहीं हैं। उनकी चेतना में है कि हम तो कर्मचारी हैं। कर्मचारी भी अभी आज की तारीख में किसी को मजदूर बोल दो तो उसको बुरा लग जाता है मजदूर, मगर जिनका ज्यादा वेतन है उनको कर्मचारी कहना है। कर्मचारी उनको अच्छा लगता है। जैसे अंग्रेजी में एम्प्लॉय बोलना है, लेबर नहीं बोलना है। लेबर बोल दिया तो वो उनको बहुत बुरा लग जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगा। तबकि ये सारा लोग मेहनतकश वर्ग के हिस्से हैं। इसलिए जो भी लोग इस तरीके के लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप कंफ्यूज ना हो।
वैचारिक रूप से आप मेहनत कश वर्ग के हिस्से हैं, इसलिए आपको मेहनत कश वर्ग के साथ खड़ा होना चाहिए। मेहनत कश वर्ग की राजनीति, नीति और वैचारिक या वर्गीय जो चरित्र है उस वर्ग के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं तो आप मेहनत कश वर्ग के हिस्से हैं। यह हमको अच्छी तरीके से इस पूरे वर्ग के लोगों को समझने का जरूरत है। उसके अलावा कारखाने के अंदर जो ठेका मजदूर हैं, फिक्स टर्म है, ट्रेनिंग है, सफाई कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाकी सबका सब ये तो मेहनत कश वर्ग ही है। ये हमको ध्यान रखना है। जितने तरीके के कर्मचारी काम करते हैं वो सारा मेहनत कश वर्ग है। सरकारी विभागों के अंदर संविदा कर्मचारी और भी जितने आउटसोर्स कर्मचारी, जितने भी बाकी डाटा ऑपरेटर और भी जितने सारे लोग हैं संविदा पे इस पे लगे हुए, ये सब मेहनत कश वर्ग के हिस्से हैं। जैसे हमारे योजना कर्मी हैं, आशा, उषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, ये मेहनत कश वर्ग के सबसे नीचे की कतार के लोग हैं। इसलिए हमको इस सारे दायरे को अच्छी तरीके से साथी समझना है। ये सारे हमारे भाई बहन हैं, ये सारा हमारा परिवार है। मेहनत कश वर्ग का सबसे बड़ा परिवार है। इस परिवार को हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब आगे का जो कारखानों से बाहर निकलते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके प्लम्बर से लेके जितने तरीके का काम है मेहनत का, ये सारा मेहनत कश वर्ग है, सारा मजदूर वर्ग है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारी से लेकर के जितना भी तरीके का काम करने वाले, ये सब मेहनत कश वर्ग है। ये हमको अपनी चेतना में बिठाना है। उसके अलावा साथियों आगे देखोगे आप, खेती पे आ जाते हैं। खेती में केवल जो धनी किसान हैं, जो किसान करता कुछ नहीं है, 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़ रह रहे हैं दिल्ली में और जमीन दुनिया पे चल रही है, रह रहे हैं विदेशों में और जमीन यहां चल रही है। जो धनी किसान है उसको हम पूंजीपति वर्ग का हिस्सा मानते हैं। उसके अलावा जो बड़ा किसान भी है, जो खुद खेती करता है, खुद का संसाधन है, ट्रैक्टर है, उसके पास सारा कुछ है और लोगों को काम पे भी लगाता है। उसके अलावा उसके नीचे जो उच्च मध्यम वर्गीय किसान है, जो मिडिल का किसान है, ये सारे वर्ग भी मेहनत कश वर्ग के हिस्से हैं। ये खेत में काम करके, मेहनत करके, 8 घंटे काम करके अपना जीवन का गुजारा करते हैं। इनके पास प्लस क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ये मालिक हैं। तो जमीन का टुकड़ा में क्या बोना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, ये इसके मालिकी इनके हाथ में है। इसलिए इनको वो जमीन का टुकड़ा का मालिक हैं, ये प्लस पॉइंट है। मगर ये भी मेहनत कश वर्ग के हिस्से हैं, क्योंकि उस जमीन के टुकड़े पे खुद भी मेहनत करके रात दिन ये अपने जीवन जीने के संसाधनों को जुटाते हैं। अब खेत मजदूर आ गए। खेती में ही जितने तरीके के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनके पास खेती नहीं है, वो खेतों में काम करके अपना जीवन का गुजारा करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये सारा सर्वहारा वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है। वो ये मेहनत कश वर्ग का सबसे नीचे का कतार का लोग है। ये नीचे का कतार का याद रखना कि पहले एकता नीचे के कतारों का बनेगा। जैसा एकता बढ़ेगा तो ऊपर की कतारें सीक्वेंस में जुड़ेंगी। ये भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, मैं आगे और डिटेल में समझा दूंगा। तो किसानी वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको व्यापारियों का समझाता हूं। व्यापारी जो हैं उसमें पूंजीपति वर्ग हम उनको कहते हैं, जिनके पास 500 करोड़ से ऊपर है। 1000, 2000, 4000, 10,000, 1 लाख करोड़, 2000, जिनकी 1 लाख करोड़ वाले जो टॉप पूंजीपति हैं, या हम ये कह सकते हैं जिनके पास 50,000 करोड़ से ज्यादा है, उनकी संख्या जो ये टॉप पूंजीपति हैं। उसके अलावा 500 करोड़ से लेके जो 100 करोड़ के बीच में है, ये
ये पूंजीपति नहीं है, ये मध्यम वर्गीय पूंजीपति है, जिसको हम छोटे व्यापारी कहते हैं, छोटे पूंजीपति कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। 100 करोड़ से नीचे वाले जो लोग हैं ये और छोटे, मतलब ये मध्यम वर्गीय न करके ये निम्न पूंजीपति कह सकते हैं। और जिनके पास करोड़ से नीचे का पैसा है वो है दुकानदार, वो है व्यापारी। और जो व्यापारी हैं उसमें 1 लाख से लेके 50,000 से लेके और आपको 1 करोड़ तक का व्यापार करने वाले लोग मिलेंगे। तो जो 1 लाख से नीचे वाले लोग हैं ये अपना पैसा लगाते हैं, अपनी दुकान लेते हैं और खुद उस दुकान पे काम करते हैं, कुछ लोगों को भी लगाते हैं। जो बिल्कुल छोटे व्यापारी हैं वो खुद मेहनत करते हैं, ठेले लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, पान की गुमटी लगाते हैं, चाय की गुमटी, सब मेहनत का वर्ग है, अपना मेहनत करके अपना जीवन का गुजारा करता है। तो हमको ये समझना है साथियों, वो जो व्यापारी वर्ग है इसी के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं समाज के अंदर, क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा होता है, पढ़ा लिखा लेते बच्चों को। तो मेहनत कश वर्ग का जो दायरा है ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। ये है वर्गीकरण। मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत कश वर्ग का छाता बहुत बड़ा है, मेहनत कश वर्ग सर्वहारा वर्ग का छाता बहुत बड़ा है और ये छाता बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जमीन से पलायन हो रहा है, जमीन पीढ़ियों में बट रही है, तो जमीन धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जमीनें कम बचने के बाद खेत मजदूर लोग बन रहे हैं। आने वाले 100 साल में आप देखेंगे जिस तरीके का सिचुएशन है, तो बड़ी संख्या में सर्वहारा वर्ग पैदा हो जाएगा। ये जो धनी किसान, उच्च किसान है, ये भी नीचे आ जाएंगे, और जो ये बड़े मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, जिनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ये सारा भी आउटसोर्स कर्मचारी बनने वाले हैं। इनका वेतन सबका डाउन होने वाला है। परमानेंट कर्मचारी तो खत्म ही होने वाले हैं। वो तो परमानेंट कर्मचारी तो आपको पता, हर कारखाने में 4-5% बचे हैं। अभी श्रम कानून खत्म कर दिए है मोदी जी ने, उसके बाद से परमानेंट कर्मचारियों का करना बंद हो गया है। तो ये सारा लोग अभी नीचे आएगा। तो मेहनत कश वर्ग जो है उसका छाता बहुत बड़ा होगा। इसलिए साथियों हमको ये बहुत खुशी का बात है कि हमारा वर्गीय समझ यदि हम पैदा कर लिए तो 99.9% लोग मेहनत कश वर्ग के छतरी के नीचे आ जाएंगे। मगर ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि इसका चेतना विकसित करना ये बहुत बड़ा काम है, मगर ये असंभव नहीं है। यदि हम अच्छी तरीके से इस मुद्दों पर डिबेट करें, अच्छी तरीके से लोगों को समझाएं, तो आज नहीं कल उनकी चेतना में ये बात आएगा। जैसे शोषण और ज्यादा बढ़ेगा वैसे उनको एहसास होगा। जिसका ज्यादा शोषण होता है उसको जल्दी समझ में आता है। यह भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये सारा वर्ग मेहनत कश वर्ग का हिस्सा है। जैसे लोग कहते हैं मेहनत कश वर्ग कौन, सर्वहारा वर्ग कौन, तो ये मेहनत कश वर्ग कौन है, सर्वहारा वर्ग कौन है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इसलिए ट्रेड यूनियन के अंदर मेहनत कश वर्ग की एकता को कायम करना होता है, मेहनत कश वर्ग को एकजुट करना होता है, मेहनत कश वर्ग के राजनीतिक चेतना के वजूद को बढ़ाना होता है, मेहनत कश वर्ग की राजनीतिक चेतना को विकसित करना होता है, उनकी चेतना में डालना होता है, उनको वर्गीय तरीके से समझाना होता है। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, किसके साथ खड़ा होना है, किससे दूर होना है, कौन सी राजनीतिक धारा आपकी दोस्त है, कौन सी राजनीतिक धारा आपकी दुश्मन है। सीधा है वर्गीय चरित्र में, मिडिल कुछ नहीं है, या तो दोस्त होगा या दुश्मन होगा। इसलिए हमको इस वर्गीय चरित्र को अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि वर्गीय चरित्र के हिसाब से ही सारी चीजें निर्धारित होती हैं।
तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ विकसित हुई होगी, और इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि इसके पहले 2 वीडियो हैं जिसको हमने बहुत विस्तार से समझाया है। इस प्रशिक्षण शिविर के सारे वीडियो को पूरा सुनना है, और आपसे अपील है कि सारे जो मैंने अभी ये छतरी बताई है, इन सभी लोगों के पास इन सारे वीडियो को भेजना है और रिक्वेस्ट करना कि एक बार सुनो तो कम से कम। आपको जो करना सो करो, मगर एक बार सुनो। सारे लोगों का, ट्रेड यूनियन नेताओं के पास, सबके पास जो है ये वीडियो को भेजना है। अब हम आगे जो है अगले वीडियो के अंदर जो कवर करेंगे वो कि ट्रेड यूनियनों का वर्गीकरण किस तरीके से हो रहा है, जो इस वर्गीय चेतना को या हमारी वर्गीय एकता को खराब करता है, वर्गीय एकता को तोड़ता है। इसको साथी हम अगले वीडियो में समझेंगे। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, और हमारे प्ले लिस्ट पे बहुत सारे फोल्डर हैं। एक फिलॉसफी का फोल्डर है, ये प्रशिक्षण शिविर का फोल्डर है, और भी बहुत सारे फोल्डर हैं। उस पर विजिट करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उन सब जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।